हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रम। तो ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का ये भी जो है IS 8093 2016 की डिटेलिंग के अंतर्गत ही इसके बारे में बताया जा रहा है। पिछला वीडियो भी हमने इसी कोड की डिटेलिंग के संबंध में बताया था, जिसमें हमने फंडामेंटल नेचुरल पीरियड किसी भी बिल्डिंग का ज्ञात करने के लिए जो फार्मूले प्रयोग किए गए हैं उनका वर्णन किया था। आज हम रिस्पॉन्स रिडक्शन या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम होता क्या है? किसी भी बिल्डिंग का रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से मतलब जो है, इसके कंसेप्ट को पहले समझ लें। भूकंप आता है, भूकंप के कारण जमीन में कंपन उत्पन्न होते हैं। जमीन के ऊपर चूंकि हमारी बिल्डिंग या संरचनाएं बनी हुई होती हैं, तो जमीन के साथ साथ ये संरचनाओं में भी कंपन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जमीन के कंपन हमारी संरचनाओं में स्थानांतरित होते हैं। तो जमीन के जो कंपन है ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का कार्य करते हैं, और ये इमारतों पर या संरचनाओं पर जो है ये उसमें कंपन। तो इस हिसाब से जो जिस फ्रीक्वेंसी से या जिस टाइम पीरियड से भूकंप के कंपन या भूकंप की तरंगें गति कर रही हैं, उसी तरंग से संरचनाएं भी कंपन करना प्रारंभ कर देती हैं। अब इस स्थिति में अपने साउंड के चैप्टर में ये चीज अवश्य पड़ी होगी कि जब फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसी संरचना की, किसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाती है, तो उस अवस्था में रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है। इसे अनुनाद भी कहते हैं। और अनुनाद की अवस्था में क्या होता है कि प्रत्येक एक चक्र में वस्तु के ऊपर जो बल आरोपित होता है, उसके कारण उसके आयाम में वृद्धि होती जाती है। तो हर बार उसका आयाम बढ़ता चला जाता है, और आयाम बढ़ते बढ़ते ये इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है कि वो संरचना को जो है गिरा देता है, उलट देता है, पलट देता है। तो इस तरीके से वो बिल्डिंग जो है विध्वस्त हो धराशायी हो जाती है। यही हमारा रिस्पॉन्स, यानी वो इमारत जिसका आवर्तकाल भूकंप के आवर्तकाल के बराबर है, वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, यानी भूकंप का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक होता। इसको प्रतिक्रिया को भी हम दूसरे शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं, तो कभी भी वो बात जिस व्यक्ति से संबंधित होती है या जिसके बारे में होती है, वही व्यक्ति रिएक्ट करता है, बाकी लोगों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ये प्रतिक्रिया का संदर्भ ये है कि भूकंप की तरंगें जो आती हैं, उनसे कौन सी बिल्डिंग सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, यानी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी उसका अर्थ यह है कि उसी बिल्डिंग में डैमेज ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का। अब इसके बारे में सूक्ष्म परिचय देख लें। इसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो हैं स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, इसको SD से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है सूडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी। सूडो शब्द जो है ये कृत्रिम के लिए यूज किया जाता है। तो कृत्रिम स्पेक्ट्रल वेलोसिटी ये PSV शॉर्ट में इसको लिखते हैं। और तीसरा शब्द है सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन, PSA। आपने ध्वनि की तरंगों में भी पढ़ा होगा, विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों ज्ञात किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से संरचनाओं में उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन है। तो ये वही पद हैं जैसे ध्वनि की तरंगों में होते हैं। यहाँ पर केवल उन संरचनाओं के संदर्भ में है जो कि भूकंप के कारण उसमें दोलन उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर ये नीचे 3 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, 3 कर्व हैं। ये कर्व में क्या है, Y अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और X अक्ष पर टाइम पीरियड लिया गया है। इसमें Y अक्ष पर जो है वेलोसिटी ली गई है PSV, और इसमें टाइम पीरियड लिया गया है। इसमें टाइम पीरियड यहाँ पर भी है X अक्ष पर, और यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया।
तो वर्टिकल एक्सिस पर एक में डिस्प्लेसमेंट है, एक में वेलोसिटी है और एक में एक्सीलरेशन है। तीनों के कर्व किस तरह के बनते हैं वो तीनों का प्रकृति यहाँ पर दर्शाई गई है। जो हमारा डिस्प्ले टाइम पीरियड बढ़ते हुए टाइम पीरियड के हिसाब से कई बिल्डिंगों के टाइम पीरियड घटते बढ़ते हैं, तो वही डिफरेंट टाइम पीरियड की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। यानी जिस इमारत का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होता है, जिसका टाइम पीरियड कम होता है उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होता है। लेकिन इसमें वेलोसिटी के केस में देखिए, वेलोसिटी शुरू में कम होती है, बाद में बीच में जाकर के मैक्सिमम हो जाती है और बाद में जाकर के हाई के केस में फिर हमारी कम हो जाती है। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है ये मिडिल रेंज में रहती है और इस केस में जो हाईएस्ट वेलोसिटी है वो स्टार्ट में होती है यहाँ पर और इसके बाद धीरे धीरे घटते हुए कम होती चली जाती है। तो ये तीन तरह के ग्राफ हैं। इसी ग्राफ में देखिए पीएसबी के स्थान पर ओमेगा एसटी भी लिख दिया गया है और ये यहाँ पीएसए के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर एसडी लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा शायद कि ओमेगा जो है ये सिंगल डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और ओमेगा स्क्वायर डबल डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस का सिंगल डिफरेंशियल कर देते हैं तो वेलोसिटी ज्ञात हो जाती है और डिस्टेंस का जब डबल डिफरेंशियल करते हैं तो हमारा एक्सीलरेशन ज्ञात हो जाता है। इसीलिए ये शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये हमारा नेचर हो गया इनका। अब हम इसका दूसरे प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर एक कर्व हमारा ये वाला ज्ञात किया हुआ है पीएसए और टी के बीच में। तो पीएसए को हम पीजीए के टर्म्स में यहाँ लिख लिया। पीजीए क्या है? पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन है। ये जमीन में उत्पन्न होने वाले त्वरण हैं। तो ये जमीन का त्वरण और संरचनाओं का त्वरण, जमीन के त्वरण के कारण ही संरचनाओं में त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है हम जमीन के में उत्पन्न त्वरण को ले सकते हैं। नेचर वही रहेगा क्योंकि वो यही तो फोर्स वाइब्रेशन संरचनाओं में कार्य करते हैं। ये हमारा एक्चुअल कर्व इस तरह का है, टेढ़ा मेढ़ा। और ये कर्व आकर के इसमें किया क्या गया है, इस कर्व का एवरेज कर्व निकाला गया है। एवरेज कर्व, एवरेज का मतलब है कि जैसे ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, इसका मिडिल पॉइंट पर को मिलाते चले जाइए। तो मिडिल पॉइंट को मिला लेने से हम देखते हैं कि ये कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है। ये सीधा हो गया, ये फिर इस तरह सीधा हो गया और यहाँ से कर्व ये ऐसे डाउन होता हुआ। तो ये हमारा कर्व जो सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में दर्शाया हुआ है, ये हमारा स्मूथेंड कर्व यानी कर्व को स्मूथ बना दिया गया है और इसको एवरेज कर्व भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देख लें, इसमें इसको 3 जोन में बांटा गया है। ये पहला, ये बीच का और ये लास्ट का। पहले जोन में हमारा क्या है, एक्सीलरेशन जो है ज़्यादा होता है, तो ये कहलाता है एक्सीलरेशन सेंसिटिव रीजन। ये एक्सीलरेशन सेंसिटिव रीजन है क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। बीच वाला जोन हमारा वेलोसिटी सेंसिटिव रीजन है क्योंकि इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और सी लास्ट वाला जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इसलिए इस भाग को जो है हम डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव रीजन कहते हैं। अगले कर्व में जो है इसमें एक्चुअली ये जो एवरेज लिया गया है, इसका ये जानते हो एवरेज क्यों आता है? एवरेज का मतलब है कि आपने इसमें डैम्पिंग जो है अप्लाई कर दी है। डैम्पिंग क्या है, जरा दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ लें कि डैम्पिंग के कहते किसको है। एक मोटरसाइकिल है, अगर उसमें शॉकर नहीं लगे हैं, स्प्रिंग तो लगे हैं, शॉकर नहीं है। अगर शॉकर नहीं है तो जहाँ कहीं भी गाड़ी जंप लेती है तो जंप के बाद वो कई बार ऊपर नीचे उछलेगी, वो काफ़ी देर तक और धीरे धीरे उसके मूवमेंट है शांत होगा। लेकिन अगर इसमें शॉकर लगे हुए हैं तो ये एक बार गाड़ी दब जाती है, दबने के बाद फिर अपने आप स्लो धीरे धीरे मध्य स्थिति में आ जाती है। उसमें जंपिंग नहीं होती, जर्क नहीं लगता और ये जल्दी शांत हो जाते हैं। तो ये डैम्पिंग, जैसे कुशन लगा देते हैं नीचे, किसी संरचना के नीचे कुशन लगा दो तो क्या है, जैसे एक साइकिल के ऊपर जब हम चल रहे होते हैं तो जिस साइकिल पर अगर फोम का सीट कवर नहीं लगा हुआ है, उस साइकिल पर जब आप सवारी करते हैं तो जहाँ जर्क लगता है तो वहाँ पर चोट लगती है। लेकिन जिसमें कुशन लगा होता है उसमें चोट नहीं लगती है। तो ये कुशन क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये भी शॉक एब्जॉर्बर ही हैं। तो शॉक को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मोशन हमारा स्मूथ हो जाता है। इसलिए ये कर्व जो है स्मूथेंड कर्व है। और इसमें जब डंपिंग अप्लाई कर दी गई है, यानी भवन में डैम्पिंग अरेंजमेंट कर दिए जाएं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मूथ वक्र की भांति होगा।
यहाँ पर वही डैम्पिंग के ही प्रभाव दर्शाए गए हैं इसमें, कि डैम्पिंग अगर कम है तो वक्र हमारा इस तरह का रहता है, डैम्पिंग हम बढ़ाते जाते हैं तो कर्व हमारा यूँ नीचे को आ जाता है, और डैम्पिंग और बढ़ा दी तो कर्व और नीचे आ गया। तो इस तरह से कम से अधिक डैम्पिंग के लिए इसमें जो कर्व का नेचर है वो इस क्रम में परिवर्तित होता है। यहाँ केवल डैम्पिंग के इफेक्ट को दर्शाने के लिए इस कर्व को बनाया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है 2016 और 2002 के कोड में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। ये हमारा जो रिस्पांस रिडक्शन या डिजाइन रिस्पांस स्पेक्ट्रम जो था, ये 2002 में केवल एक ही कर्व था। यहाँ पर ये 2 कर्व अलग अलग बनाए गए हैं, 2 अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग कर्व का प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पर देख लें, सब ऐसे अपॉन जी, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एसिलेशन कोफिशिएंट। इसमें ऐसे आप पहले से जानते हैं, ये पीएसए है, सूडो स्पेक्ट्रल एसिलेशन, और इसमें एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भाग लगा करके एक अनुपात निकाल दिया जाता है। इस अनुपात को ही जो है स्पेक्ट्रल एसिलेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। आईएस कोड में जो है रिस्पांस स्पेक्ट्रम के संबंध में 2 कर्व अलग अलग बनाए गए हैं। पहला कर्व है स्पेक्ट्रा फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, और ये जो है क्लास 6.4.2 में दिया हुआ है, फिगर 2A है, और पेज जो है 13 पर है। इस कर्व में एक्स अक्ष पर टाइम पीरियड लिया गया है, इसकी रेंज जो है 0 से 6 सेकंड तक है। वाई अक्ष पर ऐसे अपॉन जी का रेशियो लिया गया है, इसकी रेंज 0 से 3 तक है। कर्व की बनावट आप देख लें, ये है, ये हमारा यहाँ से 2.5 ठीक जो वैल्यू है, इस पर ये स्ट्रेट कर्व जाता है। यहाँ से फिर ये हमारे एक कर्व ये गया, दूसरा कर्व ये गया, और तीसरा कर्व ये बना हुआ है। इस कर्व में एक खास बात देख लें कि यहाँ पर जो 4 सेकंड पर जो वैल्यू है वो, और जो 6 सेकंड पर वैल्यू है, ये बराबर होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर है। तो ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो ये 3 कर्व अलग अलग दर्शाए गए हैं उनको देख लें। सबसे बॉटम वाला कर्व जो है ये हमारा टाइप 1 सॉइल है, और टाइप 1 सॉइल कैसी होती है, रॉकी होती है, या ये हार्ड सॉइल होती है। तो रॉकी अथवा हार्ड सॉइल की बनी होती है जो मिट्टी, जिस पर जो संरचना अगर कोई इस तरह की सॉइल के ऊपर बनी हुई है तो वो टाइप 1 सॉइल कहलाएगी। टाइप 1 सॉइल का कर्व सबसे बॉटम में है। इसके बाद है मीडियम सॉइल। मीडियम सॉइल को हम टाइप 2 सॉइल भी कहते हैं। ये हमारा बीच वाला जो कर्व है वो मीडियम सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला कर्व है ये हमारा सॉफ्ट सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे टाइप 3 सॉइल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 कर्व हैं। अब इसमें देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी संरचना का नेचुरल टाइम पीरियड कैसे ज्ञात किया जाएगा। आप वहाँ से टाइम पीरियड ज्ञात कर चुके हैं। तो जब टाइम पीरियड की वैल्यू आपको मालूम है, तो इसी कर्व में आप देखिए टाइम पीरियड मान लीजिए 3 है, तो 3 से ऊपर वर्टिकल लाइन खींचिए। यहाँ जिस कर्व को या जिस तरह की सॉइल पर बिल्डिंग बनी हो उस कर्व तक इसको ले जाइए, और यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का इस पर प्रोजेक्शन डाल दीजिए खींच करके। यहाँ पर जो जिस वैल्यू पर ये लाइन कटती है आकर के, वही हमारी ऐसे अपॉन जी की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से भी किसी भी टाइम पीरियड के लिए, मान लो 1 सेकंड का जिसका टाइम पीरियड है, तो हम यहाँ से ये लाइन यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से ये ड्रॉप करके ये हमारी ऐसे अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि इस कर्व के द्वारा पढ़ी जा सकती है। तो ये कर्व हम बनाया ही इसीलिए गया है कि हमको ज्ञात टाइम पीरियड के अनुसार जो है ऐसे अपॉन जी का अनुपात हम यहाँ से इस कर्व के द्वारा ज्ञात कर सकें। ये तो कर्व है, अगर हमारे पास कर्व उपलब्ध है तब हम कर्व के द्वारा ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ये कर्व मान लीजिए नहीं उपलब्ध है, कोड में दिया हुआ है, अलग से हमने नहीं नोट कर रखा है, हम कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो अगर हमको उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल फार्मूला कोई मालूम हो तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कर्व की सहायता से भी। तो यही काम बिना कर्व की सहायता से कैसे किया जाएगा, उसके लिए इसी को न्यूमेरिकल फार्मूलों में कन्वर्ट किया हुआ है। वो इस साइड में, इसको आप एक तरफ से देख लें। तो इसमें जो फार्मूले हैं, पहला केस है फॉर रॉकी और हार्ड सॉइल। रॉकी और हार्ड सॉइल के लिए जब हमारा टाइम पीरियड
0 और 0.4 के बीच में हो, यानी 0 से लेकर के 0.4 तक, यानी ये वैल्यू जो होती है सबसे नीचे वाली रॉकी हार्ड सॉइल के लिए, यानी ये पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये 0.4 को रिप्रेजेंट करता है। नीचे लाएंगे तो ये 0.4 पे कटेगा और ये 0 पर है। तो टाइम पीरियड अगर हमारा 0 से लेके 0.4 के बीच में है तब ऐसे अपॉन जी का मान 2.5 होता है। अगर टाइम पीरियड हमारा 0.4 से 4 के बीच में है, यानी 0.4 पर ये वैल्यू हुई और 4 ये वैल्यू हुई, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर टाइम पीरियड है तो उस केस में ऐसे अपॉन जी का मान किस फार्मूले से निकाला जाता है, 1/t से, यानी ऐसे अपॉन जी बराबर 1/t। और इसमें हम यहाँ t का मान रख लेंगे जितना भी हो, तो यहाँ से ज्ञात होगा। इसके बाद जब t का मान 4 से ज़्यादा हो, उस केस में 4 से ज़्यादा होने पर हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू समान रहती है, तो जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी। तो ये वैल्यू फिक्स है इस केस में फॉर हार्ड सॉइल के लिए, यानी नीचे वाले वक्र के लिए ये 0.25 ऐसे अपॉन जी का मान इससे हो जाएगा। तो इस तरह से ये रॉकी और हार्ड सॉइल के लिए हो गया फार्मूला। ठीक इसी तरीके का फार्मूला मीडियम सॉइल के लिए है। तो मीडियम स्टिफ सॉइल जो है इसके लिए जब टाइम पीरियड 0 से, अब इसमें क्या है, इसमें 0.4 के स्थान पर चेंज हो गया है, 0.55 आ गया है। तो ये 0 से 0.55 क्यों, देखिए मीडियम सॉइल का कर्व कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और हार्ड सॉइल का यहाँ तक गया था, तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा वैल्यू होगी, 0.4 से ज़्यादा है, इसलिए ये 0.55 हुआ। तो इसके लिए 2.5 की वैल्यू है और 0.55 से लेके 4 तक जो है फार्मूला इसका है 1.36/t। ऊपर था 1/t, यहाँ 1/t ना होकर के 1.36/t है। तो ऐसे अपॉन जी का मान इतना है। इसके द्वारा हम ऐसे अपॉन जी की वैल्यू निकालेंगे और जब t का मान 4 से ज़्यादा हो तब इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है 0.34, यानी ऐसे अपॉन जी बराबर 0.34 ये हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा सॉफ्ट सॉइल के लिए इसी तरीके से केस है। सॉफ्ट सॉइल में है क्या, टाइम पीरियड जो हमारा 0 से लेकर के 0.67 तक हो। सॉफ्ट सॉइल सबसे ऊपर है, ऊपर वाला कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 0 का टाइम पीरियड है। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.67 के बराबर हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड 0 से लेके 0.67 तक वेरी करता हो तो फिर ऐसे अपॉन जी का मान 2.5 रहता है। और जब 0.67 से 4 तक वेरी करता हो, यानी 0.67 से 4 तक वेरी करता हो, तब ये 1.67/t के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो तीनों में यहाँ देखिए, पहले वाले में था 1/t, यहाँ है 1.36/t और ये है 1.67/t। इसके द्वारा ये ज्ञात किया जाएगा। और ये ज्ञात करके फिर हम जब t का मान 4 से ज़्यादा हो उस केस में 0.42 ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल मेथड हैं, इनके द्वारा भी हम टाइम पीरियड ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार हम इसको ध्यान से देख लें तो या ये याद भी हो जाते हैं। तो बिना कर्व की मदद से भी हम ऐसे अपॉन जी का मान टाइम पीरियड के ज्ञात होने पर इनकी मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा स्पेक्ट्रा फॉर, किस केस में था, व्हेन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी हॉरिजॉन्टल बेस शियर। दूसरा कर्व जो IS कोड में दिया हुआ है वो है स्पेक्ट्रा फॉर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा मेथड। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, यानी ये इस केस में है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड के लिए ये स्पेक्ट्रा है। पिछले कर्व में और इस कर्व में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधे मिला दी गई थी, यहाँ पर ये 0.1 सेकेंड के बाद इसको नीचे 1 से सीधा स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला देते हैं। ये यहाँ ज्वाइन नहीं किया जाता है कर्व। बाकी इधर का कर्व लगभग एक ही नेचर का है, वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क है। बाकी नीचे वाली लाइन हमारी टाइप 1 सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है, रॉकी या हार्ड सॉइल। बीच वाला कर्व जो है मीडियम सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉप वाला कर्व सॉफ्ट सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिवीजन भी सेम है। टाइम पीरियड हमारा 0 से 6 तक डिवाइड किया गया है इसमें। और ये ऐसे अपॉन जी की जो वैल्यू है ये
0 से 3 तक चेंज होती है। तो इस तरह से ये परिवर्तन हमारे टाइम पीरियड और ऐसे अपॉन जी में है। ये तो दोनों सेम है, कर्व की बनावट भी इधर लगभग सेम है। 4 के बाद इसमें भी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये भी प्रॉपर्टी उसी तरीके से, केवल यहीं पर परिवर्तन है कि 0.1 सेकेंड के बाद इस कर्व को यहाँ ना मिला करके नीचे 1 वाली वैल्यू से मिलाया गया है। अब इस कर्व के द्वारा अगर हमको टाइम पीरियड मालूम है तो हम उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड हमारा 1 है तो 1 से इस पर लंब डालेंगे वर्टिकल, और ये जिस पॉइंट पर काटेगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल दूरी लाइन खींचते हुए हम ऐसे अपॉन जी का मान इस चार्ट के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू जो है ऐसे अपॉन जी का मान ज्ञात करने के लिए इस कर्व का प्रयोग किया जाता है। इसी को न्यूमेरिकली कैसे करते हैं, ठीक पिछली भांति इसमें भी कुछ फार्मूले दिए गए हैं। तो इसमें देखिए 4 पार्ट बनते हैं हमारा। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तीसरा यहाँ से 4 तक का हो गया और चौथा यहाँ से यहाँ 4 भाग हैं। तो इसके फार्मूले जरा देख लीजिए। इसमें पहला ऐसे अपॉन जी बराबर 1 प्लस 15t है, 1 प्लस 15t। किस केस में, जब टाइम पीरियड हमारा 0 से 0.1 सेकेंड के रेंज में हो। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर टाइम कितना है 0, इस पॉइंट पर टाइम कितना है, टाइम पीरियड 0.1, इसलिए टाइम जो है हमारा 0 से लेके 0.1 के बीच में होना चाहिए। तब हम ये फार्मूला प्रयोग करेंगे 1 प्लस 15t। और अगर टाइम पीरियड हमारा 0.1 से 0.4 के बीच में है, 0.1 से लेके 0.4 के बीच में है, उस केस में इसकी वैल्यू 2.5 होगी। यानी ये 0.1 से 0.4, यहाँ पे 0.4 टाइम आएगा, तो उस केस में 2.5 वैल्यू यूज करेंगे। और 0.4 से 4 तक, यानी 0.4 ये है और इसके बाद 4 ये है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा टाइम पीरियड है तो फिर जो है इसमें हम प्रयोग करेंगे 1/t। और इसके बाद लास्ट है हमारा t का मान जब 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो t का मान, तब इसकी वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे अपॉन जी के ये 4 फार्मूले हैं डिफरेंट टाइम। इसी तरह से मीडियम सॉइल के लिए भी फार्मूले हैं। 1 प्लस 15t, टाइम पीरियड वही है, 0 इज लेस देन t इज लेस देन 0.10, यानी टाइम पीरियड हमारा 0 और 0.1 के बीच में हो, तब यही लगेगा फार्मूला। और 0.1 से बस यहाँ फर्क क्या हो गया है मीडियम सॉइल में, 0.4 की जगह पर 0.55 आ जाता है। तो ये 0.1 से 0.55 के बीच में अगर टाइम पीरियड है तो इसकी वैल्यू 2.5 होती है। और ये 0.55 से 4 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1.36/t होती है। और t का मान जब 4 से अधिक हो तो 0.34 होता है। ऐसे ही सॉफ्ट सॉइल के लिए भी यही फार्मूले दिए हुए हैं। t का मान जब 0 से 0.1 हो तब 1 प्लस 15t वही फार्मूला है। और यहाँ पर 0.1 से 0.67 के बीच में अगर टाइम पीरियड है, 0.55 की जगह पर 0.67 हो गया, तब हमारी 2.5 वैल्यू होती है। और 0.67 से 4 के बीच में अगर है तो ये 1.67/t होता है। और इसके बाद t का मान जब 4 से ज़्यादा होता है तब 0.42 इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से ऐसे अपॉन जी ज्ञात करने के ये फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम संक्षेप में बता देते हैं कि डिजाइन मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा भूकंप बल की गणना की जाती है। तो डिजाइन अर्थक्वेक लोड्स की गणना जो है उनके मेथड्स जो हैं ये हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। एक मेथड तो ये है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड है, दूसरा है डायनेमिक एनालिसिस मेथड। मेनली ये 2 पार्ट हैं इसके, एक इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड और दूसरा डायनेमिक स्टैटिक मेथड। अब डायनेमिक स्टैटिक मेथड जो है ये हमारा 3 तरह से सॉल्व किया जाता है, या इसके भी 3 मेथड अलग अलग हैं, या इसे 3 अलग अलग मेथड में डिवाइड कर सकते हैं डायनेमिक एनालिसिस मेथड को। पहला क्या है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड कहलाता है। दूसरा हमारा मॉडल टाइम हिस्ट्री मेथड कहलाता है और तीसरा टाइम हिस्ट्री मेथड कहलाता है। इसमें IS कोड जो है ये हमारा प्रेजेंट वाला है 1893 2016। ये केवल 2, इनमें से 2 मेथड, पहला और तीसरे, इन्हीं को रिकमेंड करता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड। ये इसके बारे में
रिकमेंडेशन रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारे दो मेथड ये हो गए जिनका प्रयोग किया जाता है, और एक ये इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड है। तो अब इसमें वही यहाँ पर वही चीज लिखी हुई कि दिस कोर्ट इज एडॉप्टिंग सबसे इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, एक तो इसको एडॉप्ट किया है इसने, और दूसरा है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड को एडॉप्ट किया है, और तीसरा ये है टाइम हिस्ट्री मेथड को एडॉप्ट किया है। तीसरा है टाइम हिस्ट्री मेथड, यानी यही ये और ये दो ये हो गए और एक ये हो गया। तो ये तीन मेथड को ही एडॉप्ट कर रहा है। इसको बीच वाले को जो है मॉडल टाइम हिस्ट्री मेथड को जो है ये एडॉप्ट इसने नहीं किया है। अब इसमें भी देख लें कि इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड का प्रयोग जनरली किस स्थिति में ज़्यादा बेटर होता है। फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स विद टी इज लेस देन 0.4 सेकेंड, जब हमारा किसी भी स्ट्रक्चर का नेचुरल टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड से कम हो, उस केस में जो हमारी रेगुलर स्ट्रक्चर हैं उनके लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ रेगुलर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? रेगुलर स्ट्रक्चर ये है कि जिनकी संरचना या जिनका लेआउट भूकंप के अगेंस्ट जो है ज़्यादा सुरक्षित हो, वो हमारे रेगुलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का प्लान अगर हम बनाते हैं, अगर हमारी बिल्डिंग का प्लान ठीक स्क्वायर शेप में है तो ये हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। हमारा बिल्डिंग का प्लान रफली आयताकार है, ये भी हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। बिल्डिंग का आकार हमारा इस तरह का है तो ये भी हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब इर्रेगुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं? जैसे ये बिल्डिंग बना दी एल शेप में, ई शेप में जो बिल्डिंग बना दी हमने, ये भी हमारा इर्रेगुलर हो गया। एच शेप में बिल्डिंग बना दी, ये भी इर्रेगुलर है। तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर के केस में है कि स्ट्रक्चर का लेआउट हमारा रेगुलर हो और उसका टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड से कम हो, तब मोस्टली जो है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को इसी जगह पर समाप्त कर रहे हैं।